हेलो स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आज हम पत्र लेखन की क्लास लेकर आए हैं। यहाँ आप सभी को बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से रोज़ एक हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आज की ये वीडियो देखने के बाद पत्र लिखना आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पत्र लेखन। दोस्तों, पत्र लेखन सबसे पहले जानिए होता क्या है। तो पत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा कागज़ जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। ठीक ना। पत्र लेखन का कार्य क्या होता है? कोई ऐसी बात, ऐसा कागज़ जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो, वही क्या होता है? पत्र होता है। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव एवं विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक ना। पत्रों के द्वारा कागज़ होते हैं पत्र। आप बस इतना जानिए कि जो पत्र होते हैं वो कागज़ होते हैं जिस पर कुछ लिखा होता है। ठीक ना, कोई अपनी बातें लिखा होता है या फिर छापा होता है। और उस पत्र में क्या होता है? मन के भाव होते हैं या फिर विचार होते हैं। पत्रों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी कहा जाता है। ठीक ना। पत्रों को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी कहा जाता है। दोस्तों, आप दो ही तरीके से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, या तो लिखकर या फिर बोलकर। तो लिखकर प्रकट करने का सबसे सशक्त माध्यम होता है पत्र। ठीक है। अपने सगे संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए भी पत्र एक साधन के रूप में कार्य करता है। ठीक ना। 19वीं-20वीं शताब्दी में पत्र ही दो व्यक्तियों के मध्य संचार का एक विश्वसनीय साधन हुआ करता था। ठीक ना। 19वीं-20वीं शताब्दी में जो पत्र है वही एक विश्वसनीय साधन हुआ करता था संचार माध्यम का। ठीक है। किंतु वर्तमान समय में टेलीफोन, मोबाइल एवं संचार के अन्य माध्यमों से हम अपने सगे संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जान लेते हैं। किंतु इन अत्याधुनिक साधनों के बावजूद भी पत्रों का अपना अलग महत्व है कि नहीं है? आज लोग मोबाइल फ़ोन से तुरंत किसी का भी हाल चाल लेना हो तो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी पत्रों का अपना अलग ही महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी विशेषताएं जानते हैं। ठीक ना। एक अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? तो पत्र लेखन एक कला है। क्या है पत्र लेखन? पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के मध्य होता है। एक अच्छे पत्र लेखन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं पहली विशेषता क्या है इसमें। तो पहली विशेषता है पत्र की भाषा सरल, सहज एवं बोलचाल की होनी चाहिए। जो पत्र है ना, उसकी भाषा आसान होनी चाहिए, आसानी से समझी जाने वाली होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, पत्र में वैचारिक स्पष्टता का होना आवश्यक है। इनमें कहीं भी पांडित्य दर्शन अथवा गोपनीयता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए तथा बनावटी नहीं लगना चाहिए। पांडित्य दर्शन अर्थात ऐसे शब्द कहीं नहीं डालने चाहिए जिससे लोगों को समझने में कठिनाई हो। आसान शब्द इसमें भरने चाहिए। ठीक ना। अगली पॉइंट है, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक ना। जितना कम से कम हो और उतना कम शब्दों में इसको लिखें और बार बार कोई शब्द को दोहराने का प्रयास नहीं करें। ठीक है। और चौथी पॉइंट है जो पत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, ठीक ना, चौथी पॉइंट क्या है? पत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है उसमें विनम्रता, सहजता, शिष्टता एवं सरलता के गुण विद्यमान हो। ठीक है। तो पत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए ये चार गुण होने ही चाहिए। ठीक है। और अंतिम पॉइंट है, पत्र साफ सुथरा, लिखावट एवं सुंदर स्पष्ट हो। ठीक ना। साफ सुथरा तथा लिखावट कैसी होनी चाहिए? सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लिखते समय उसके प्रारूप का विशेष ध्यान दें। विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर करें। पंक्तियों के बीच में पर्याप्त स्थान छोड़ा जाए एवं पत्र शीर्षक, दिनांक, अभिवादन आदि का प्रयोग उचित स्थान पर ही करना चाहिए। ठीक ना। तो ये थी एक अच्छे पत्र की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं बता दी मैंने आपको? सुंदर लिखने हैं, उसमें विनम्रता, सहजता, शिष्टता के गुण विद्यमान रखने हैं। जो अच्छे पत्र होते हैं उनमें उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग, शीर्षक कहाँ रहेगा, दिनांक किस जगह पे रहेगा, अभिवादन कैसे किसका करना है, इन चीज़ों का आप प्रारूप के हिसाब से ही सारी चीज़ें करेंगे। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, सबसे पहले पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, ठीक ना। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं, अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब देखिए, औपचारिक पत्र अर्थात फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनके बारे में जान लीजिए। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं हो। औपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र आते हैं, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र, वो भी औपचारिक होता है, आप स्कूलों में लिखते होंगे। प्रशासनिक पदाधिकारियों के पत्र भी औपचारिक होते हैं। व्यापारी संपादकों, समाचार पत्र के संपादकों, पुस्तक विक्रेताओं आदि को जो भी पत्र दिया जाता है औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक ना। सुगमता के लिए औपचारिक पत्र को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से पत्र औपचारिक होते हैं? कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र और प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। ये कैसे होते हैं? ये औपचारिक पत्र होते हैं, यानी आप इनसे आपका कोई संबंध नहीं होता, ये सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में या फिर आप कर्मचारी हैं तो उसके रूप में ही ये इन लोगों को देखते हैं, इसलिए इनको कौन से पत्र लिखते हैं? औपचारिक पत्र। एक तरह से ये जान लीजिए कि औपचारिक पत्र जो होते हैं वो सरकारी कार्यालयों, दफ्तरों, ऑफिस या स्कूल्स में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, औपचारिक पत्र के कुछ अंग हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र के अंग नहीं है, ठीक ना। तो ये पूछे जा, सबसे पहले है पत्र संख्या या प्राप्तांक। औपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है पत्र संख्या या प्राप्तांक, उसके नीचे लिखे जाते हैं शीर्षक या कार्यालय, उसके नीचे जस्ट क्या होता है? प्रेषक, और उसके नीचे आप क्या लिखते हैं? सेवा, ठीक ना। सेवा में ये लिखेंगे और तुरंत उसके नीचे प्रेषिती का पद और पता लिखेंगे। इसके बाद स्थान और दिनांक, उसके बाद विषय, उसके बाद संबोधन, ठीक ना। महोदय, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ, 9 का विद्यार्थी हूँ, 10 का विद्यार्थी हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, कृपया 1 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक ना। तो संबोधन में महोदय वगैरह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है निर्देश, फिर स्वनिर्देश, ठीक ना। अभिनिवेदन, अतः आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक ना। निर्देश पूरा देने के बाद, पूरा जो आपका मैटर है वो लिखने के बाद फिर स्वनिर्देशन अर्थात अभिनिवेदन की मैं आपसे तो पुनः विनम्र निवेदन करता हूँ, ये है अभिनिवेदन। उसके बाद हस्ताक्षर। हस्ताक्षर क्या होते हैं? अपनी सिग्नेचर करेंगे और संलग्न सूची, जो भी ब्यौरा है जो आपको पहुँचाना है उनके यहाँ, उसको उसके साथ संलग्न करेंगे। और उसके बाद लास्ट में पृष्ठांकन करके उसको, यानी कि कितने पृष्ठ पर क्या है, ये सारे पृष्ठ सूची बनाएंगे और इसके बाद फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये था औपचारिक पत्र, ठीक ना। औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक ना। किसका प्रयोग नहीं किया जाता? अभिवादन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि औपचारिक जो पत्र होते हैं इसमें अभिवादन नहीं किया जाता। इसके बाद आता है अनौपचारिक पत्र। दोस्तों अभी मैं इसके एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उनके प्रारूप दिखाऊंगा आपको। उससे पहले अनौपचारिक पत्र जान लीजिए, ठीक ना। तो अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? वे पत्र जो अपने सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता, मित्र या मित्र आदि को देते हैं, वही पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक ना। इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र के भी कुछ भाग हैं, जैसे इसमें सबसे पहले प्रेषक का पता होना और स्थान होना जरूरी है, दिनांक होना जरूरी है, संबोधन होना, अभिवादन, स्वनिर्देशन और हस्ताक्षर, ये इसके अनौपचारिक पत्र के अंग होते हैं, ठीक ना। 6 ही अंग है इसके, इसको याद कर लेंगे आप। प्रेषक का पता और स्थान, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, स्वनिर्देशन और हस्ताक्षर। अनौपचारिक पत्र में पत्र का विषय नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। अनौपचारिक पत्र में क्या नहीं लिखा जाता है? तो पत्रों का विषय नहीं लिखा जाता। आप अपने किसी भी रिश्तेदार को पत्र लिखेंगे तो आप ये नहीं लिखेंगे कि हाँ मैं इसका विषय ये है कि मैं आपका हाल चाल जानना चाहता हूँ, ठीक ना। नहीं, आपको ये नहीं लिखना है। आप डायरेक्ट अपना मैटर लिखते हैं कि हाँ प्रिय भ्राता, यहाँ सब कुशल मंगल है, उम्मीद करते हैं वहाँ भी सब कुशल मंगल होगा, ठीक है।
तो ये है। इसके बाद है किंतु पत्र के आकार और विषय वस्तु के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे पत्र होते हैं? पहला आता है सामाजिक या व्यक्तिगत पत्र, जिसे सोशल या पर्सनल लेटर कहते हैं। दूसरा होता है व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर। तीसरा होता है सरकारी या कार्यालयी पत्र, ठीक ना, सरकारी या कार्यालयी पत्र। तो ये पॉइंट अलग से थी, ठीक ना। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखेंगे कि आकार और विषय वस्तु के आधार पर पत्र के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामाजिक या व्यक्तिगत पत्र, दूसरा है व्यावसायिक पत्र और तीसरा है सरकारी या कार्यालयी पत्र। आइए देखते हैं सरकारी या कार्यालयी पत्र को। तो सबसे पहले है सरकारी या कार्यालयी पत्र। सरकारी या कार्यालयी पत्र ये क्या होते हैं? तो ये जो है अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर के हिंदी रूपांतरण को कहा जाता है, ठीक ना। अंग्रेजी का ऑफिशियल लेटर जो शब्द है, इसी का हिंदी रूपांतरण है क्या? सरकारी या कार्यालयी पत्र। प्रशासनिक पत्र, शासकीय पत्र या कार्यालयी पत्र आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। तो आपसे पूछ ले प्रशासनिक पत्र क्या होते हैं या शासकीय पत्र क्या होते हैं, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, सरकारी पत्र को ही ये सारे नाम दिए गए हैं, ठीक ना। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट इसमें कि ऐसे पत्र जो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, सरकार और दूतावासों के मध्य, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मध्य, एक शासकीय कर्मचारी के दूसरे शासकीय कर्मचारी के मध्य एवं सरकार और आम आदमी के मध्य शासकीय कार्यों के संपादन हेतु लिखे जाते हैं, ठीक ना। तो दूतावासों, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों, इन लोगों के मध्य जो भी पत्र लिखे जाते हैं, सरकारी या कार्यालयी पत्र आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सरकारी पत्रों के प्रकार। तो सरकारी पत्र जो होते हैं कुल 10 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। सबसे पहला है कार्यालय ज्ञापन, जिसे ऑफिशियल मेमोरेंडम कहते हैं। दूसरा है ज्ञापन, जिसे सिर्फ मेमोरेंडम कहते हैं। और तीसरा है अर्ध सरकारी पत्र। चौथा अधिसूचना पत्र। पांचवा परिपत्र। छठा कार्यालय आदेश। छठवां सातवां प्रेस विज्ञप्ति। और आठवां अनुस्मारक। नौवां तार लेखन। और 10वां होता है शासनादेश, ठीक है, जिसे गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हैं 10 प्रकार के सरकारी पत्र, ठीक है। आप सभी को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन सभी पत्रों के एक एक प्रारूप, ठीक ना, कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सरकारी पत्र का एक प्रारूप देख लीजिए। सबसे पहले क्या कहा था? पत्रांकन या पत्र संख्या लिखने के लिए। तो देखिए पत्रांकन या पत्र संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद किस मंत्रालय द्वारा लिखा जा रहा है? तो भारत सरकार मंत्रालय द्वारा। प्रेषक का नाम है यहाँ पे अजय कुमार भल्ला, IAS सचिव, गृह मंत्रालय, ठीक है। उसके तुरंत नीचे क्या है? सेवा में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है। नई दिल्ली, दिनांक, और ये पूरी दिनांक है, ठीक ना। विषय क्या है इसका? प्रयागराज में हुए छात्रों के उपद्रव के संबंध में है। तो इसमें विषय लिखा गया है कि प्रयागराज में जो छात्रों के द्वारा उपद्रव हुए उसके संबंध में। अब वो अपना महोदय लिख के और शुरू करेंगे क्या लिखना। अब मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि अब आपका जो भी विषय है उसके थ्रू आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अंत में क्या रहेगा? तो अंत में रहेगा यहाँ संलग्न पत्र सूची, और यहाँ पे आपका विश्वासी, आपका हस्ताक्षर रहेगा अजय कुमार भल्ला, सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। और उसके नीचे संलग्न पत्र सूची में उसके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो जो आपको प्रूफ लगाने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ फॉर्मेट रहता है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सरकारी पत्र का प्रारूप ये है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा नंबर आता है कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम होता क्या है? तो कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान किया जाता है, ठीक ना। देखिए जो कार्यालय ज्ञापन होता है ना, उसका प्रयोग भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनके बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए
कार्यालयिक ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं वो कार्यालयिक ज्ञापन के द्वारा होती हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए। इसके बाद है ज्ञापन। अब ज्ञापन क्या होता है? कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन की रूपरेखा में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, बस इतना समझिए। इन दोनों पत्रों के मध्य केवल यह अंतर होता है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों में किया जाता है। ठीक ना, जो कार्यालय ज्ञापन होते हैं अभी ऊपर हमने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों में किए जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सूचना आदान प्रदान करना हो तब। जबकि ज्ञापन किसी एक ही मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर ही किसी सामान्य संदेश या सूचना के लिए समकक्ष अथवा छोटे अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए किया जाता है। ठीक ना, यानी कि जो कार्यालय ज्ञापन होते हैं वो एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में सूचना आदान प्रदान के लिए किए जाते हैं प्रयोग में। लेकिन जो ज्ञापन होता है वो किसी एक ही मंत्रालय में छोटे कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा सूचना आदान प्रदान के लिए ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं? तो जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। ठीक है, जब कोई अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत या नाम से पत्र लिखे, व्यक्तिगत नाम से, ठीक है, यानी कि वह ऑफिशियल न करके अनऑफिशियली करे, ठीक है, तो वह अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहलाता है। ठीक है, इस पत्र का मूल उद्देश्य अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना, अधिकारी या जानकारी या सूचना पाना एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए अनौपचारिक रूप से किया जाता है। अनौपचारिक रूप आप समझ ही रहे होंगे, अनौपचारिक किसे कहते हैं? सगे संबंधियों वाले। ठीक है, तो इस पत्र का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है। पहला है पत्र प्राप्तकर्ता का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना। ठीक ना, पत्र उसी लिए लिखे जाते हैं कि आपका ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट हो। जब किसी कार्य के संपन्न होने में विलम्ब हो रहा हो तब यह पत्र लिखा जाता है। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र। जब अनुस्मारक भेजने के बाद भी पत्र पाने वाले अधिकारी से सही उत्तर नहीं समय पर नहीं मिलता हो तब यही लिखा जाता है। ठीक ना, अब चौथा है पत्र प्राप्त कर या उसके कार्यालय या अभिमत विभागीय अनुदेशन एवं निर्णय आदि शीघ्र प्राप्त करने के लिए कि आप हमें तुरंत इसका जवाब दें। ठीक है, इसलिए भी अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है अर्ध शासकीय पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। ठीक ना, जैसे आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं उसी के समान रहता है। यह एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। इस पत्र की भाषा आत्मीय और मैत्रीपूर्ण अर्थात मित्रतापूर्ण होनी चाहिए। ठीक ना, आगे देखिए, अगला है अधिसूचना। अब अधिसूचना क्या होता है दोस्तों? तो अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर विभागीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो इसका प्रयोग किस लिए होता है? किसी अधिकारी को कुछ सूचना देना है, ठीक है, सरकारी नियम की सूचना, आदेश देना है, नियुक्ति करना है या फिर अवकाश उसको लेना देना है, तो इसी के जरिए अधिसूचना के जरिए दिया जाता है। ठीक ना, इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं इसको। इसके बाद है देखिए, अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है। ठीक ना, ये याद रखेंगे कि अधिसूचना को और किस नाम से जाना जाता है? विज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है। इसे राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी किया गया माना जाता है। ठीक ना, इसको दो ही लोग जारी कर सकते हैं, या तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। ठीक है, आइए परिपत्र देखते हैं। अब परिपत्र क्या होता है? इसको इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं। तो परिपत्र होता है जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक ना, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन हो या कार्यालयी पत्र हो, इन तीनों में से कोई भी पत्र हो, एक ही साथ कई लोगों को भेजा जाए तो उसे ही हम क्या कहेंगे? परिपत्र कहते हैं। ठीक ना, आवश्यकता अनुसार परिपत्र को सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन तीनों ही रूपों में लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं। सभी राज्य
सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र भी परिपत्र कहलाता है। जो सभी राज्य सरकारों को भेजा जाता है सरकारी पत्र, वह भी क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजा जाने वाला कार्यालय ज्ञापन भी परिपत्र ही कहलाता है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाए तो उसे भी परिपत्र कहते हैं। कहने का मतलब बस इतना ही है कि जब एक ही साथ कार्यालयी ज्ञापन या सरकारी पत्र जो होते हैं कई लोगों को भेजे जाए तो उसे परिपत्र हम कहेंगे। बस इतना ही कंक्लूजन है इसका, इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आता है कार्यालय आदेश। अब देखिए कार्यालय आदेश क्या होते हैं? ऑफिशियल ऑर्डर। तो कार्यालय आदेश वे पत्र होते हैं जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों की उसकी नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं, ठीक ना। तो कार्यालय आदेश वे होते हैं जिसमें आप किसी भी मंत्रालय या विभाग में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी के विषय में, ठीक है, नियुक्ति के विषय में, इन सब चीज़ों के विषय में सूचनाएं दी जाती हैं कार्यालय आदेश के द्वारा। कार्यालय आदेश की रचना सरल होती है। कार्यालयीय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर प्रेषित की जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। कार्यालयीय आदेश की रचना कैसी होती है? सरल होती है। और ये कार्यालयीय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ यानी बड़े से छोटे की ओर भेजा जाता है। यह पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। यहाँ तक आप एकदम नोट डाउन करके याद कर लेंगे इसको, ठीक है। पत्रों में संबोधन एवं स्वनिर्देशन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता। संबोधन वगैरह नहीं किया जाता है इसमें। पत्र में अधिकारी का हस्ताक्षर नीचे दाहिने ओर पद सहित उल्लिखित रहता है, ठीक है। और पत्र में ही बाईं और नीचे की तरफ पाने वाले विभागों, कार्यालयों अथवा व्यक्तियों के नाम रहते हैं। तो ये पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट, ठीक ना। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट। तो प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट का प्रकाशन सरकार द्वारा तब किया जाता है जब किसी सरकारी आदेश का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करना हो, ठीक ना। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट का सरकार आदेश कब जारी करती है? जब किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर यानी बड़े स्तर पर करना हो। इन पत्रों का उद्देश्य जनता को सरकारी निर्णय से अवगत कराना है, यानी कि जनता को बताना है कि ये चीज़ ऐसे करना है, कर रहे हैं हम, इसमें जो जिसकी भी सहभागिता हो सहभाग कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति अक्सर समाचार पत्रों में आता ही रहता है, ठीक है। इसके भी एक प्रारूप मैं बना दूंगा। चलिए आगे हैं अनुस्मारक या स्मरण पत्र, जिसे रिमाइंडर कहते हैं। ये क्या होते हैं? तो अनुस्मारक पत्र को स्मरण पत्र या ध्यानाकर्षण पत्र भी कहा जाता है। देखिए, जब कोई समाचार पत्र किसी को भेज दिया जाता है और उससे जानकारी लेना महत्वपूर्ण है, तब वो अगर उसके तरफ से कोई अभी तक जवाब नहीं आया तो आप एक दोबारा से पत्र भेजते हैं। कौन सा पत्र भेजते हैं? अनुस्मारक या स्मरण पत्र भेजते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, किसी मंत्रालय अथवा विभाग से पूर्व भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं प्राप्त होता, तब उस पत्र की याद दिलाते हुए पत्र भेजा जाता है। उसे ही अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं, ठीक ना। यानी कि किसी को याद दिलाना कि अरे भैया हम आपको पत्र भेजे थे, आपने इसका जवाब अभी तक नहीं दिया, थोड़ा अगर समय हो तो उसका समय निकाल कर जवाब दे दीजिए। तो ये क्या है? अनुस्मरण पत्र, ठीक है। इस पत्र का प्रारूप पूर्व में भेजे गए पत्र जैसा ही रखा जाता है, ठीक ना। इस पत्र का प्रारूप कैसा होता है? पहले भेजे गए, जो पहले आपने भेजा था पत्र, उसी के जैसा होगा। एक अनुस्मारक के बाद और भी कई स्मारक पत्र भेजे जा सकते हैं, ठीक ना। अगर एक आपने भेजा कि भैया अब तक कभी जवाब नहीं आया, फिर भी उसका जवाब नहीं आता है, तो फिर आप एक लिख दीजिए कि भैया कितनी बार और आपको याद दिलाना पड़ेगा, आप जल्द से जल्द इस पत्र का जवाब दें, ठीक है। तो एक के बाद कई अनुस्मारक पत्र भेजे जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद अनुस्मारक पत्रों का आकार सामान्य पत्रों की अपेक्षा संक्षिप्त होता है। जो अनुस्मारक पत्र होते हैं वो पहले पूर्व भेजे गए पत्रों की अपेक्षा छोटे होते हैं, यानी कम शब्दों में लिखे जाते हैं। बस आपको रिमाइंड कराना होता है कि हाँ मैंने इस पत्र का जवाब मांगा था, अब तक मिला नहीं, बहुत विलम्ब हो रहा है, कृपया जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें, ठीक है। तो ये होता है अनुस्मारक पत्र, यानी कि किसी को याद दिलाना कि मैंने आपको पत्र भेजा था, आप उसका उत्तर नहीं दिए। इसके बाद आता है व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर, ठीक है। तो पर्सनल लेटर क्या होते हैं? ये लेटर वो होते हैं जो अपने घर परिवार या रिश्तेदारों को भेजा जाता है, ठीक है। या फिर
व्यक्तिगत पत्र को व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, घरेलू पत्र, सामाजिक पत्र, निर्वैयक्तिक पत्र और औपचारिक पत्र भी कहा जाता है। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। ठीक है, जो परिवार के सदस्य होते हैं, मित्र होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, यानी रिलेटिव्स जो होते हैं, उनको हम कौन सा पत्र लिखते हैं? तो व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, जिसे हम पत्रों की भाषा में अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है पारिवारिक, ये पॉइंट हो चुका है। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। बड़ों द्वारा छोटों को, छोटों द्वारा बड़ों को, मित्र द्वारा मित्र को लिखे जाने वाले पत्र भी व्यक्तिगत श्रेणी में आते हैं। एक अच्छे व्यक्तिगत पत्र में सौजन्य, सहृदयता और शिष्टता का गुण होना आवश्यक है। ठीक ना, यानी कि आप उससे विनम्रता से सारे जो भी आपको सूचना पाना है या सूचना देना है, एक सीक्वेंस में ढंग से होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति पत्रों में सगे संबंधियों के पत्र, मित्रों के पत्र, परिचय पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र आदि आते हैं। ठीक ना, तो आप व्यक्तिगत पत्र के बारे में जान गए होंगे। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? ये अपने सगे संबंधी, मित्र, दोस्त, भाई बहन सबको लिखे जाते हैं। ठीक ना, यानी रिश्तेदार और मित्र और पारिवारिक लोगों को। ठीक है, अनौपचारिक पत्र होता है व्यक्तिगत पत्र। इसके बाद है व्यक्तिगत पत्र की रूपरेखा। देखिए व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे ऊपर क्या दिया है? एड्रेस है डायमंड जुबली छात्रावास, EVV प्रयागराज, और उसके नीचे तुरंत क्या है? तारीख। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रिय मित्र, यानी मित्र को लिखा जा रहा है। प्रिय सिद्धार्थ, नाम भी लिख सकते हैं आप, प्रिय मित्र भी संबोधन कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना मैटर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारा IAS क्वालिफाई हो गया, तुमने IAS ज्वाइन कर लिया और इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं तुम सकुशल होगे। ये सारी चीज़ें आप लिख के इसके बाद नीचे आओगे और लिखोगे अपना सिर्फ कि तुम्हारा अरविंद। ठीक ना, अपना नाम लिख दोगे जो भी तुम्हारा नाम है। तो ये लिखना है, यही है क्या? प्रारूप है व्यक्तिगत पत्र का। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए आता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं? तो व्यावसायिक पत्र को वाणिज्यिक पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, वाणिज्यिक पत्र व्यावसायिक पत्र को कहते हैं। व्यावसायिक पत्र विभिन्न व्यापारियों एवं व्यावसायिक संगठनों के मध्य आपसी व्यापार के लिए लिखे जाते हैं। ठीक ना, व्यापारियों और व्यावसायिक संगठन जो होते हैं उनके द्वारा ये पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों के माध्यम से किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल मंगाने के लिए पत्राचार होता है। ठीक ना, कंपनी के मैनेजरों से सामान मंगाने के लिए पत्राचार होते हैं। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात इसमें डायरेक्ट आप ऐसे पत्र लिखते हुए कह सकते हैं कि हाँ, मुझे इतने सामान की, इस सामान की ज़रूरत है और आप कृपया जल्द से जल्द उसे भेजने की कृपा करें। इसमें कोई विशेष नियमावली या शब्दावली प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए व्यावसायिक पत्र का नमूना है ये। सबसे पहले पत्र संख्या है, उसके बाद कहाँ से मंगाना है? राजू पुस्तक केंद्र 1519 अल्लाहपुर प्रयागराज 2106, दिनांक उसके नीचे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेवा में रोहित बुक वर्ल्ड्स, डिग्री कॉलेज चौराहा, रायबरेली, ये मंगाना चाहते हैं पुस्तक। अब यहाँ क्या भेजना है? अब ये लिखेंगे महोदय कृपया निम्नलिखित पुस्तकों को, और जो पुस्तकें लेनी है इनको, इनका नाम लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद संलग्न पत्र कर देंगे कि हाँ ये आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह कि हाँ मैं ही हूँ, और उसके बाद अपना यहाँ पे नाम लिख देंगे भौदी करके। ठीक है, तो ये था क्या, कौन सा पत्र है? ये है व्यावसायिक पत्र का नमूना। ठीक है, देखिए पत्रों का विषय एवं उससे संबंधित अधिकारी। ठीक है, कि किस पत्र को किस अधिकारी को भेजना है ये आप जानते रहिए। कभी कभी होता क्या है कि सारी चीज़ें लिखी हुई होने के बावजूद भी हम नहीं जान पाते हैं कि इसमें अधिकारी को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक साइड लिखा है पत्र का विषय और एक साइड लिखा हुआ है संबंधित अधिकारी। तो मच्छरों के प्रकोप से संबंधित पत्र अगर लिखना है तो आप माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंधित पत्र अगर लिखना है तो माननीय जिलाधिकारी महोदय को लिखेंगे। ठीक ना, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों, थानाध्यक्ष महोदय के लिखेंगे। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध दर्ज करवाने से संबंधित पत्र किसे लिखेंगे? थानाध्यक्ष महोदय को। आयकर संबंधी माफ़ी
एवं पूर्ण मुक्ति से संबंधित पत्र आयकर अधिकारी को लिखेंगे। दैनिक जागरण में संवाददाता के पत्र के लिए लिखा जाने वाला पत्र संपादक महोदय को लिखेंगे। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए लिखा जाने वाले पत्र को किसे लिखेंगे? सप्लायर को या संभरक महोदय को लिखेंगे। ठीक है। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए लिखा जाने वाला पत्र किसे लिखेंगे? व्यवस्थापक को। ठीक है। विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए लिखे जाने वाला पत्र प्रधानाचार्य महोदय को आप लिखेंगे। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लिखा जाने वाला पत्र प्रधानाचार्य महोदय को ये भी लिखेंगे। ठीक है। फिर है गली मोहल्ले की सड़कों एवं नालियों की समुचित सफाई से संबंधित शिकायती पत्र किसे लिखेंगे? तो स्वास्थ्य अधिकारी महोदय या नगर निगम के अध्यक्ष को लिख सकते हैं। दोनों लोगों में से किसी को लिख सकते हैं। इसके बाद है फीस माफी के लिए लिखा गया पत्र किसे लिखते हैं? फीस माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य महोदय को। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सूचना के अधिकारी अधिनियम RTI के तहत लिखा गया पत्र किसे लिखेंगे? जन सूचना अधिकार को। ठीक ना, जन सूचना अधिकार को लिखेंगे। अगला है अपने क्षेत्र में डाक व्यवस्था दुरुस्त कराने से संबंधित पत्र, तो ये किसे लिखेंगे? पोस्ट मास्टर को यानी कि डाकपाल को। अगला है देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र को पत्र लिखा जाने वाला पत्र, तो ये किसे लिखेंगे? संपादक महोदय को। इसके बाद है बुक कराए गए पार्सल की बुकिंग निरस्त करने की सूचना देते हुए लिखा जाने वाला पत्र किसे लिखेंगे? बुक पार्सल लिपिक को। ठीक ना। चेक खो जाने के कारण बैंक को चेक का भुगतान न करने की सूचना किसे लिखेंगे? प्रबंधक महोदय को। माल प्राप्त न होने के कारण रेलवे से क्षतिपूर्ति लेने हेतु लिखा जाने वाला पत्र, तो मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक को लिखेंगे। तो यही था इस पत्र के बारे में। ठीक है। इन चीज़ों को आप लिख लेंगे। अगर इसकी आप लोगों को PDF चाहिए तो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।